अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज ही हम बात करेंगे ज़रा पाकिस्तान की माइनॉरिटीज़ की, क्या हो रहा है, किस किस्म की स्टेटमेंट और ट्वीट्स हमारे लोग लगा रहे हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे। क्योंकि अगर कोई मुस्लिम्स को कुछ कहे या इस्लाम के बारे में कोई बात कहे तो फ़ौरन ही एक्शन हो जाता है, ब्लास्फेमी लॉ लग जाता है, यहाँ तक के जान से ही मार देते हैं। लेकिन अगर हम किसी भी दूसरे मज़हब के बारे में कुछ भी बोलें, कुछ भी गलत कहें, तो उसके ऊपर एक माफ़ी मांग के और ट्वीट हटा देने से क्या काम हो जाता है, इस बारे में हम बात करेंगे। हमें जी कराची से ज्वाइन किया है कपिल देव ने। कपिल को सभी लोग जानते हैं, पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी काफ़ी मशहूर हैं, अपनी ट्वीट्स वगैरह लगाते रहते हैं, काफ़ी बोल्ड किस्म की। थैंक यू सो मच कपिल कि आपने ज्वाइन किया। थैंक यू आरजू, आप हमेशा याद करते हैं हमें और आप हमेशा पाकिस्तान में बसने अक़लियतों के बारे में खुलकर बात करती हैं और मुझे यकीनन आपके प्रोग्राम में शामिल होते हमेशा मजा आता है। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कपिल, क्या कहेंगे आप, आमिर लियाकत ने किस तरह की ट्वीट की? और सिर्फ आमिर लियाकत की बात नहीं है, ये आप जानते हैं कि पहले भी ऐसा होता रहा है। और उसके बाद जो है मुख्तलिफ मिनिस्टर्स जो हैं, फयाजुल हसन चौहान जैसे, इन्होंने भी गलत बात की थी हमारे यहाँ के जो हिंदू कम्युनिटी है उनके बारे में, और कभी क्रिश्चियंस के बारे में बात होती रहती है। साथ ही आपने एक ट्वीट और देखी होगी कुछ टाइम पहले, अभी चल रही थी 2-3 दिन पहले, जिसमें एक गुरुद्वारे को दिखाया गया था कि वहां पे किस तरह से वॉशरूम्स बना दिए गए हैं। हमें हर जगह भारत की एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं पड़ती, होनी चाहिए, क्योंकि कि वो अपनी माइनॉरिटी के साथ क्या कर रहे हैं। क्योंकि जब भी हम कोई बात करते हैं, हमें फौरन ये अटेंशन डाइवर्ट कराने के लिए इंडिया का जिक्र बीच में आ जाता है। लेकिन आज हम कोशिश करेंगे कि हम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की बात करें, यहाँ पे जो गलत हो रहा है उसकी बात करें, ताकि उस चीज को ठीक किया जा सके। जी कपिल। अर्जु, थैंक यू। आई थिंक ये जो आपने बात की कि आमिर लियाकत हुसैन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो हुक्मरान जमात है उनके एमएनए है और कराची से मुंतखब होकर आए हैं और उनके हल्के के हिंदू वोटर्स भी है। और ये वो आमिर लियाकत हुसैन है जो ना फक्त पहली मरतबा असेंबली में, इससे पहले 2 मरतबा पहले भी मुंतखब हो चुके हैं और वो रिलीजियस अफेयर्स के मिनिस्टर भी रह चुके हैं। ना फक्त ये, वो रिलीजियस जो मजहबी जो प्रोग्राम है वो टीवी पर वो आलिम ऑनलाइन से प्रोग्राम करते हैं और रमजान की ट्रांसमिशन में करते हैं। ऐसे शख्स से कैसे मतलब आप समझ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये शख्स मतलब इस तरह की चीज इग्नोर हो जाए उनसे, और आप इस किस्म की तौहीन आमेज एक चीज कह देते हैं हिंदू मजहब के बारे में। और नतीजे में जब हमारे जैसे एक्टिविस्ट, जब हम आवाज उठाते हैं, जब हम सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर इस किस्म के खिलाफ अगर आवाज उठाते हैं, तब जाके हमारी आवाज उठाई जाती है। मुझे हैरानगी तब होती है जब हमारे जो अथॉरिटीज है, रेगुलेटरी अथॉरिटीज है, पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी है, पीटीए है, वो उनकी नजर से ऐसी ट्वीट्स क्यों नहीं गुजरती हैं? हमें तो हर रोज अपने मोबाइल सेल फोन पर हमें मैसेजेस मौसूल होते हैं, आपको भी मैसेजेस मिलते होंगे जिस किस्म के मवाद फैलाने से या पोस्ट करने से गुरेज करें। क्या आमिर लियाकत को ऐसा मैसेज नहीं मिला है? क्या ये आलिम है, जो दीन का आलिम है, स्कॉलर है, इसको इतनी क्या कहते हैं अपने जहन में अकल नहीं है कि भाई आप इस मुल्क में, पाकिस्तान में बसने वाले 50 लाख अकलियत है, 50 लाख हिंदू है इस मुल्क में। आप अंदाजा लगे 50 लाख हिंदू, उनके जज्बातों को आप ठेस पहुंचाते, आपको उस वक्त ख्याल नहीं आता है। और इतने लोगों ने वो ट्वीट किए, अर्जु आपने भी किया, कई हजारों लोगों ने, बेताशा लोगों ने ट्वीट किया। उस शख्स ने 2 दिन मुसलसल वो ट्वीट रखी है, उसके बाद ये ट्वीट हटाता है और उसके बाद ये शख्स कहता है जी मैं माजरत खाऊं, मेरा कतन हरगिज मेरा इरादा ये नहीं था। भाई आपका फिर क्या इरादा था? आप किसी हिंदू गॉडेस की, हिंदू डाइटी की, देवी की आप तस्वीर लगाते हैं, उसके साथ बेहुरमती करते हैं, ठीक है, वो ब्लास्फेमस है, बिल्कुल ब्लास्फेमस, इसमें कोई शक नहीं, ब्लास्फेमी है। वो वाला बात है कि आपका कुत्ता कुत्ता, हमारा कुत्ता टॉमी, वो वाला सिस्टम है। मगर आप करो तो ब्लास्फेमी है, ठीक है, आप करो तो ब्लास्फेमी है, मगर हम करें तो ब्लास्फेमी हो जाती है। आप करो तो आप सीधी कहते हैं अपोलॉजी, माफी मांग लेते हैं आप। क्या सिर्फ माफी मांगने से होगा? अगर इस तरह की माफिया मांगी जाती तो मेरे ख्याल में हजारों इस तरीके से लोग हैं जो ब्लास्फेमी के झूठे केसेस में, मैं तो कहता हूं आपने तो की है उसकी माफी मांग रहा है। हमारे लोग जो नहीं करते ब्लास्फेमी, आप तो उनको जेलों में और वो प्रिजन्स में मर जाते हैं, कभी वो मॉब के शिकार बन जाते हैं। तो किस किस्म की ये इस किस्म में नाइंसाफियां होती हैं? तो मेरे ख्याल में एक शख्स जो पार्लियामेंट का हिस्सा है, जो मुंतखब होकर असेंबली का हिस्सा बना है, उस शख्स को, जिम्मेदार शख्स है, वो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, उसको इस किस्म का कोई भी पॉलिटिकल स्कोरिंग के लिए कोई भी इस किस्म का मवाद अपनी सोशल मीडिया के अकाउंट्स है, फेसबुक और ट्विटर, जहां पर भी इस किस्म की कोई चीज उनको पब्लिश नहीं करनी चाहिए। क्योंकि इस मुल्क में जो बसने वाली अकलियतें हैं उनको हमेशा इस बात से हमेशा ठेस पहुंचती है। और ये पहली रवायत नहीं है, आप देख सकते हैं इससे पहले
पीटीआई का एक लाहौर से इनका जो ऑफिस बेरर था, उसने कोई, इनको मसला पता क्या आरजू, इनको गाली देनी हो तो इंडिया को, ये गाली देते थे हिंदू को। भाई वो हिंदू बात से नहीं, हिंदू लात से मानेगा। ये इनका पीटीआई का कोई लाहौर का है कि मोहम्मद उस्मान अकरम नाम था गालिबन, तो वो इनके पार्टी ऑफिस बेरर थे लाहौर के, उन्होंने इस तरह के बैनर लगाए। बाद में उन्हीं दिनों मैंने ये आवाज उठाई, तो बाद में ये शिरीन मजारी ने और इनके पार्टी के जो दीगर है जो मिनिस्टर्स वगैरह, उन्होंने नोटिस लिया, उस शख्स ने बाद में माफी मंगाई, वो हटाई। उससे पहले फैजुल हसन चौहान ने कहा कि तुम हिंदू जो गाय के मूत्र पीने वाले, इस किस्म के तौहीन आमेज अल्फाज कहते हैं, बाद में उसको हटाया भी गया था। वो तो एक अलग बात है, उसको दोबारा लगाएगा, दोबारा हटाएगा, वो एक अलग बात है। तो आप आरजू ये अंदाजा लगाएं कि इस मुल्क में मजहबी अकलियतों के बारे में जो नफरत है, नफरत, ये नासूर है एक नफरत, ये जो निसाबों के अंदर जो नफरत पढ़ाई गई है, कुट कुट के दिमागों में भरी हुई है, जिसको निकलने के लिए काफी अरसा लगेगा। यकीनन मुस्बत इकदाम हो रहे हैं, मगर ये जो एक जनरेशन है जिसके अंदर नफरत का नासूर भरा हुआ है, वो कहीं ना कहीं पे निकलता है। ये तो आप आमिर लियाकत, फैजुल हसन चौहान या दीगर सियासी लोगों को छोड़े, आप देखें पिछले दिनों टीवी पर एक सोशल मीडिया वायरल लड़की आई थी, तो निमरा, तो उसने भी इस तरीके से कर दी कि हिंदू की मैया मर गई। तो आप देखें वो मीडिया के जिस एंकर के सामने वो बात कर रही थी लड़की, तो मीडिया के एंकर भी बड़े हंसकर इस तरीके से खुश हो रहे हैं। क्या मीडिया के एंकर पर्सन है, उनको नहीं पता है कि इस मुल्क में अकेले रहते हैं? क्या वो जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, आपका चैनल है, किसी का भी चैनल होता है, कई सारे गेट कीपर्स होते हैं जहां से ये चीजें पास होकर आती है, क्या एडिटिंग से ये चीज कैसे गुजर जाती है? तो मेरे कहने का मकसद आरजू यही है, वन लाइन में समझ ये करूंगा इस चीज को, कि ये जो कैजुअल बिगेटरी है, कैजुअल नफरत हिंदुओं के खिलाफ इस मुल्क के अंदर है, वो बहुत ही गहरी समाई हुई है। वो कहीं ना कहीं पे उसकी झलक नजर आती है। हमें पता ही नहीं चलता कि हम यार हमारे सामने कोई हिंदू बैठा हुआ है, कि हमारे कुली को हिंदू हो सकता है, हमारे इर्द गिर्द हिंदू हो सकता है, हम तो बस कैजुअली कह देते हैं भाई जो, और तुम हिंदू गाय दे मूत्र पीने वाले, गाय माता दे पूजा करने वाले, बुत्तां दी पूजा करने वाले, इस तरह के हर रोज हमें सुनने को मिलता है। तो ये तो एक नॉर्मल बन गया, और मैं आपको ये कहूंगा, इस कैजुअल बिगेटरी को सच्ची माने हमने भी नॉर्मलाइज कर दिया, सुनना, मैं कहूंगा जिस तरह उन लोगों ने कहना नॉर्मलाइज कर दिया, हमने इसको सुनना नॉर्मलाइज कर दिया, क्यों हमें तो अब हर रोज सुनने को मिलता है। आप देखेंगे मेरी वॉल पर कहीं न कहीं पे आपको, मतलब के ट्विटर के मेरे कमेंट्स में जाए, हमेशा मेरे कोई भी पोस्ट वायरल होती है, उसमें हमेशा 5, 7, 8, 10 ऐसे लोग आते ही हमेशा, जो इस किस्म की तौहीन आमेज में जबान में बात करते हैं। और हम क्या कर सकते हैं आरजू, बताएं? हम तो ज्यादा से ज्यादा आवाज उठाएंगे, ट्विटर मीडिया पर जाएंगे, हम तो किन लोगों के पीछे तो नहीं भाग सकते। ये तो हुकूमत के जो इदारे हैं, जो रेलेवेंट अथॉरिटीज हैं, जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं, ये तो बुनियादी तौर पर उनका काम है कि इस किस्म के जो भी नफरत अंगेज या नफरत आमेज जो भी मवाद छापा जाता है या पब्लिश किया जाता है, जो भी लोग, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। वैसे तो आपको बताइए ना कि इधर को अकलियत क्योंकि बंदा मामूली करता है, फिर तो पूरा मजमा इकट्ठा हो जाता है, फिर तो सब कुछ हो जाता है। मगर जब अक्सरियत से कोई करता है, तब तो भाई कोई सिर्फ सादी से माफी मांग लेते हैं। वो भी आपने 2 दिन ट्वीट रखी है, मैं आपको दोबारा रिपीट करके कह रहा हूँ कि 2 दिन ट्वीट रखने के बाद इस शख्स ने वो ट्वीट को डिलीट किया। जी आरजू, बिल्कुल ठीक जी कपिल, इसी तरीके से जैसे जुनैद हफीज एक यूनिवर्सिटी के टीचर हैं, उनको ब्लास्फेमी लॉ में, अब वो सच है या झूठ, उसके ऊपर 7 साल से जेल के अंदर रखा हुआ है। और ये आमिर लियाकत जो है, इसको शर्म नहीं आती, इतना बेगैरत आदमी है। मैं तो कहूंगी कि इसको तो उठा के बाहर फेंक देना चाहिए असेंबली से और पार्टी से, जिस पार्टी का भी ये है। और फिर भी उसने 2 दिन, क्या मैं कहती हूँ 2 घंटे भी अगर रखी है, वो भी गलत है कि इस तरह से बात की जा रही है। और अगर यही चीज किसी नॉन मुस्लिम ने इस्लाम के बारे में की होती, तो इनका तो यहाँ क्या दुनिया में किसी जगह भी हुआ होता। अभी तक आप जानते हैं, कभी ये कहते हैं जी फ्रांस की प्रोडक्ट बंद कर दो, कभी ये कहते हैं डेनिश प्रोडक्ट्स यूज ना करें। इनके लिए सिर्फ इन्हीं का मजहब इंपॉर्टेंट है, बाकी किसी को ये कुछ समझते ही नहीं, तो एक्शन क्या होगा। लेकिन साथ ही मैं ये भी कहूंगी कि ऐसी भी आपने देखी होगी। जी आरजू, मैं इधर बात ऐड कर दूं, जो आप कह रहे हैं इस बात को, ताइब हमारे ह्यूमन राइट्स मिनिस्टर है, उनको ये ज्यादा फिक्र होती है कि मगरिब में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। हमारे वजीर आजम साहब श्रीलंका से आए, ठीक है, अच्छी बात है, श्रीलंका ने उनकी बात मानी कि मुसलमानों का बरियल होना चाहिए, जो कि एक हक है। आपको तो कश्मीर में बैठे मुसलमानों के, श्रीलंका में बैठे मुसलमानों के, बर्मा में बैठे मुसलमानों के, हर जगह पर उनकी फर्क है, उनकी फिक्र है। मगर आपके मुल्क में जो बसने अक़लियत है, उनका तो ख्याल रखें। क्या वजीर आजम साहब की, उनके जो एमएन उनकी पार्टी के, इतना बड़ा ट्विटर पे शोर शराबा हुआ है, क्या वजीर आजम साहब की नजर से नहीं गुजरा है? क्या उनकी टीम ने नहीं बताया? शाह महमूद कुरैशी साहब ने अभी उसकी श्रीलंका के फॉरेन मिनिस्टर की, उनकी जो श्रीलंका ने मुस्लिम बरियल की इजाजत दी, उसकी बड़ी तारीफ की है। तो मैंने तो ट्वीट की, मैंने शाह महमूद कुरैशी साहब, बड़ी अच्छी बात है वो की है,
मगर आपके मुल्क में 50 लाख हिंदू भी बसते हैं। आपके पार्टी के एमएनए ने इस किस्म के तौहीन-आमेज़ अल्फाज कहे हैं, मेहरबानी करके उनका भी नोटिस लें। आप दूसरे ममालिक में मुसलमान अक़लियत का जरूर ख्याल रखें, मगर उसके साथ साथ अपने ही मुल्क में बसने वाली हिंदू, मसीही, सिख और दीगर जो अक़लियतें हैं, इनका पहले ख्याल रखें। आप अपने मुल्क की अक़लियतों को आपकी परवाह नहीं है, आप जाएं दूसरे मुल्क में बसने वाली अक़लियतों, उनका आपको पड़ी होती है हमेशा। और शीरीन मज़ारी का अक्सर इस किस्म के बयानात आते रहते हैं कि भाई मगरिब में मुसलमान अक़लियतों के साथ क्या हो रहा है। फ्रांस में कभी कहता है कि वो हिजाब कभी हटा दिया गया, पहना दिया गया, जो भी होता है, कहने का मकसद उसके ऊपर इनको फिक्र होती है। मगर अपने मुल्क में बसने वाली अक़लियतों के बारे में कभी आप ट्वीट तो करें। आपको ये नहीं पता है कि आपके मुल्क में आपकी पार्टी के एक मतलब मुंतखब नुमाइंदा है, वो इस किस्म के अल्फाज कह सकते हैं। और एक इन्होंने तो हटा दिया, आमिर लियाकत ने ट्वीट हटा दी, मगर उनके मिनिस्टर ने किसी ने एक मतलब के ट्वीट तक नहीं किया। क्या होता है, आपकी उनकी पार्टी के मजहबी अक़लियती के जो एमएनएज हैं, जो उनके मिनॉरिटी के एमएनए वही बात करते हैं, बाकी तो कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। आप ये अंदाजा लगे आरजू कि हमारी फ्रस्ट्रेशन लेवल किस तक पहुंचेंगे कि आपके जो दीगर जो एमएनएज हैं वो बात करने के लिए तैयार नहीं है, अपने एमएनएज को तंज या उनको टोकने तक तैयार नहीं है कि भाई तुमने क्या किया है, भाई तुमने क्या किया। हमारे हिंदू वोटर है, हमारे पार्टी के अंदर हिंदू एमएनए है, हमारे हिंदू वोटर सपोर्टर है। और आपको ये भी पता होना कि इमरान खान के कई जो हिंदू वोटर्स भी है, सपोर्टर्स भी है, लाइक भी करते हैं उनकी पार्टी के, मतलब मैं कहूंगा वो जाले हैं, कारकुन है, मगर कोई इनको फर्क नहीं पड़ता इनको। लेकिन कपिल, इस तरह के भी एड्स मैंने देखे हैं न्यूज़पेपर में जो आते हैं, जिसमें कहा जाता है कि जी मतलब कहीं सफाई का काम है, गटर साफ करने हैं, कचरा उठाना है, इस तरह के सारे कामों के लिए जो ऐड दिया जाता है जॉब्स के लिए, उसमें साफ लिखा होता है कि यहाँ पर हम माइनॉरिटीज को ही रखेंगे। इसका भी, ये भी एक तरह की इंसल्ट है, ये भी एक तरह की, अगर आप अंडरस्टैंड करें तो हम अपनी जो माइनॉरिटीज हैं उनकी बेइज्जती कर रहे हैं। लेकिन साथ ही मैं ये पूछूंगी कि आपके बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो एमएनएज बने हैं, असेंबलीज में बैठे हैं, उन्होंने क्यों नहीं इस चीज के ऊपर आवाज उठाई। दूसरा, मंदिर आपके तोड़े जाते हैं, कराची में बेशुमार मंदिर सिंध में तोड़े हैं इन्होंने, और इसी तरीके से इस्लामाबाद का मंदिर भी कितना हंगामा हो गया था एक मंदिर बनने के ऊपर। तो ये जो एमएनएज आपकी कम्युनिटी से पहुंचते हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये आवाज क्यों नहीं उठाते? आरजू देखिए, हमारे जो एमएनए है ना, हमारे सिंध जो टोटल हमारे 10 मिनॉरिटीज के एमएनए जो रिजर्व सीट पर है, मखसूस निशस्तों पर आते हैं, रिजर्व सीट पर आते हैं। एक वाहिद एमएनए जो हमारा उसको अपने हल्के से कंटेस्ट करके आता है, वो भी जनरल सीट पर है। मिनॉरिटीज के जितने भी एमएनए, इनका तो अपना हल्का नहीं होता है। देखिए, मेरे हल्के के अंदर मतलब मैंने वोट तो एक मुसलमान एमएनए को दिया, मैं मुसलमान एमएनए का वोटर भी हूँ, मुसलमान एमपीए का वोटर भी हूँ। बुनियादी तौर पर मेरे हल्के का जो मुसलमान एमएनए एमपी है, ये तो उसका काम है कि मेरे हक की बात करे। ये मेरे ख्याल में गलत एक तासुर दिया जाता है, गलत बात है कि अक़लियत की बात है, अक़लियत का एमएनए एमपीए करे, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैं तो कहता हूं मेरे हक की बात नहीं कपिल, मैं ये नहीं कह रही कि वही करे, मैं कह रही हूँ वो भी बोले, ये कह रही हूँ मैं। जी बिल्कुल, वो भी बोले। और हमारे जो एमएनएज हैं जिनका बुनियादी काम ही यही है कि वो मिनॉरिटीज के लिए आए हैं, मिनॉरिटीज के टिकट पर आए हैं, मिनॉरिटीज की मखसूस निशस्त पर आए हैं। मगर क्या होता है, पार्टीज की जो सिलेक्शन है, पार्टीज ने जिनको चुना हुआ है, ये हिंदू एमएनएज या क्रिश्चियन एमएनएज की बात है, ये वो एमएनएज एमपीएस है, वो सारे एलीट बनिए कारोबारी लोग हैं, सेठ लोग हैं, ठीक है। और इनका कोई सियासत से लेना देना नहीं है, ना पार्टी नजरिए से लेना देने। ये चंद करोड़ रुपए देकर ये सीटें लेते हैं, ये ओपन सीक्रेट है, ये किसी को मतलब ढकी छुपी बात नहीं है। हैवी पार्टी फंड्स देते हैं जिनकी बुनियाद पर इनको टिकट्स मिलते हैं, तो ये मेरिट पर सीट्स नहीं आती हैं। नतीजे में वो बंदे अपने बिजनेस इंटरेस्ट को सर्व करते हैं, उनके लिए अपने बिजनेस इंटरेस्ट वो प्यारे होते हैं, ना कि उनको अक़लियत से या अपनी कम्युनिटी के इंटरेस्ट लेने देने होते हैं। हाँ, पीटीआई के मैंने थे लालचंद माली साहब, उन्होंने इसके लिए आवाज उठाई थी और उन्होंने पहले ट्वीट कर दी थी इस मामले के ऊपर। उन्होंने मुझसे मेरी भी बातचीत हुई थी, उन्होंने अपने पार्टी ग्रुप के अंदर भी शेयर किया था। ये कैसे है, मैंने जो इस तरह की बातचीत करते हैं, रमेश औंकानी साहब भी करते रहते हैं बातचीत। मकसद कहने का ये कि हम सिर्फ दो शख्स का क्यों नाम है, हमें तो सबके नाम आना चाहिए जो आवाज उठाते रहते हैं। कोई आरजू हमारे अपने एमएनएज भी है, उनके अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं है कि बात कर सके। एक तो ये उनके अपने कारोबारी है, उनके जाती उनके मुफादात सेल्फ इंटरेस्ट। एक दूसरा ये वो खुद भी इतने हाई रिस्क पर होते हैं कि वो बातचीत नहीं कर सकते हैं। आपको पता है इस किस्म के जो इश्यूज होते हैं वो मुतनाजा बन जाते हैं, वो कंट्रोवर्शियल बन जाते हैं। और इस किस्म के ब्लास्फेमी का इश्यू हो, फोर्स कन्वर्जन का इश्यू हो, इसके ऊपर खुलकर बात नहीं करते हैं। आपको पता है अगर ये लोग बात करते हैं, कल को इनके पीछे जो है हमारे राइट विंग के लोग हैं वो इनके पीछे पड़ जाते हैं। क्योंकि विद इन पार्टी भी आपको पता है पार्टीज भी राइट विंग के लोग बैठे हुए हैं, उसी असेंबली के अंदर भी और रिलीजियो पॉलिटिकल पार्टीज के लोग बैठे हुए हैं। ये तो अपने आप को वहां पर भी
मुंतखब होकर भी वो अपने आप को वहां पर भी ये क्या कहते हैं महफूज नहीं समझते। अगर ऐसी बात होती शहबाज भट्टी के साथ भी क्या हुआ आपको पता है, उनको भी शहबाज भट्टी जो मुल्क के गवर्नर साहब थे वो सलमान तारसी, उनको कत्ल कर दिया गया। तो इस मुल्क में मुंतखब नुमाइंदे किस तरह बात करेंगे जब इस किस्म का माहौल हो, जब इस किस्म के उनको थ्रेट्स 24 घंटे उनके सर पर मंडला रहे हो, तो किस तरह कर सकते हैं ये। और इसी तरह से कपिल सिंध में वो जो एक आदमी है मियां मिट्ठू नाम का, वो हिंदू जो बच्चियां हैं उनको उठा के ले जाता है, और मैंने यही सुना है कि तकरीबन साल में 1000 से ज्यादा इस तरह के केसेस होते हैं। उसके ऊपर आप क्या समझते हैं कि कोई कार्रवाई हो रही है, या ये मियां मिट्ठू जो है इसकी तो हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं बड़े बड़े उनके साथ पिक्चर्स आती हैं और कोई अभी तक मैंने कोई कार्रवाई नहीं सुनी। अगर आपको कुछ पता हो इसके ऊपर कुछ, क्योंकि मुसलसल बात हो रही है, हमारा मीडिया भी कर रहा है, इंडियन मीडिया भी कर रहा है, कुछ शर्म आई इन लोगों को, या ये उसी तरह से बैठे हुए हैं और वो बच्चियों को उठाया जा रहा है? देखिए आरजू, मजहबी ये जो फोर्स कन्वर्जन का इशू एक बड़ा देरीना मसला है, और इसके ऊपर यकीनन थोड़ी बहुत पेशरफ्त ये हुई है कि हुकूमत ने एक टास्क फोर्स कमेटी बनाई थी, वो सेनेटर अनवर काकड़ की सरबराही में उस कमेटी ने विजिट भी किया था। अभी एक पेशरफ्त ये हो रही है कि बिल आने के लिए चांसेस है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि बिल इंशाल्लाह आएगा। सिंध ने असेंबली ने ये बिल लाए थे, सिंध असेंबली ने ये बिल लाए थे, सिंध असेंबली से ये बिल पास भी हो गया था। अब बदकिस्मती देखिए, एक असेंबली से बिल पास हो जाता है, गवर्नर के पास असेंट के लिए जाता है, वो सिग्नेचर के लिए जाता है, वो बिल वहां से वापस हो जाता है। क्यों? क्योंकि मजहबी सियासी पार्टियों का पीपल्स पार्टी के ऊपर बड़ा प्रेशर आ जाता है, जो हुक्मरान जमात है सिंध में, इसके ऊपर प्रेशर आता है कि ये बिल आप वापस ले लें, कि हम इस बिल को नहीं मानते हैं। मुझे बात हैरान कुन बात है कि ये वो मजहबी पार्टियां जिनका सिंध असेंबली, जिसमें 168 सीट्स है असेंबली के अंदर, उसमें एक भी निशस्त नहीं है, एक भी सीट नहीं है इन मजहबी पार्टियों की। उसके बावजूद इन पार्टियों का इतना जोर होता है कि वो गैर मुंतखब जो पार्टियां, गैर मुंतखब लोग हैं, मुंतखब लोगों के जो क्या कहते हैं उनके एक मुश्तरका एक फैसला आता है, उसका एक बिल, मतलब कि वो मना अनअपोज्ड बिल पास हो जाता है, उस बिल के खिलाफ आ जाते हैं। मुझे अंदाजा लगे आप कि मतलब सियासी पार्टियों का कुछ हाल ही नहीं है ना, ये मजहबी चंद गिरोह है, आप उनके सामने यरगमाल हो जाते हैं, आप ब्लैकमेल हो जाते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। उसके लिए बहुत बड़ी पॉलिटिकल विल होनी चाहिए, और ये इदारों की पास विल होनी चाहिए, जो मुल्क के जो दीगर इदारे हैं उनके पास ये विल होनी चाहिए। आते हैं मियां मिट्ठू की जानिब। मियां मिट्ठू ने कोई रोका नहीं है, अभी भी पिछले दिनों कोई कन्वर्जन के केसेस हुए हैं। हमारे एमएनए रमेश वांकवानी, वो पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के जो चेयरमैन भी क्या कहते हैं, वो उनके चेयरमैन भी, उन्होंने एक बात कही थी, रमेश वांकवानी साहब ने, जो पैटर्न चीफ है, सॉरी, तो पैटर्न चीफ है, उन्होंने एक मुलाकात की थी अपने मियां मिट्ठू से भी, और दीगर एक मदरसे के साहब है उनसे भी की थी। तो उन्होंने जामिया बिनोरिया नहीं में उनसे बात की हुई है, और उन्होंने अयूब जन सरंदी एक मौलवी साहब है उनसे बात की हुई है कि हम मिलकर कोई इस तरह के कोई लाएमल बनाते हैं जिसमें कन्वर्जन को रोका जाए और कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं। मगर बात यह है कि उसके बावजूद भी केसेस हो रहे हैं। कल परसों कोई केस हुआ है हमारे कम्युनिटी का, आपने आपकी नजर से गुजरा होगा। तो ये केसेस रुक नहीं रहे हैं कहीं पर। जब तक आरजू सुन लें, जब तक कानून साजी नहीं होगी, जब तक कोई लॉ नहीं बनेगा और उसकी प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन नहीं होगी, तब तक कुछ नहीं हो सकता। नंबर 1। नंबर 2, जब तक इन चीजों को सब करने के लिए हमारे पास एक लोगों के रवैये में तब्दीली आनी चाहिए। आपने तो लिख लिया, आपके पास लड़की जब कन्वर्जन की केस होती है पहले थाने पर जाती है, वो मोहरर बैठा जो आपका पर्चा काटता है, आपकी एफआईआर काटता है, उसका क्या ज़हन है? वो तो बड़ा खुश हो रहा होगा ना कि भाई लड़की को दीन के दायरे में आ रही है, लड़की इस्लाम कबूल कर, वो तो खुशी खुशी करे। उसके बाद वकील जो होते हैं, क्या वकीलों को नहीं पता कि ये फोर्स कन्वर्जन केस होते हैं, वो किस तरह केस लेते हैं? वो तो मैं खुद गया हूँ आरजू इन केसेस में, मैं सामने वकील से बात की होगी, जनाब आपको क्या एतराज है? लड़की ने खुशी भी इस्लाम कबूल किया और हमारा फर्ज बनता है मुसलमानों का, अगर कोई लड़की इस्लाम के दायरे में दाखिल है, हम उसकी हिफाजत करेंगे। आगे जो जज साहब बैठे हुए हैं, मैं कह रहा हूँ ये पूरी मशीनरी है, जो लॉ एनफोर्समेंट की पूरी मशीनरी है, जस्टिस सेक्टर की पूरी मशीनरी है, इस सबके मेंटल अप्रोच है, उसकी जो माइंडसेट है, उसको तब्दील करने की जरूरत है कि भाई उनको सेंसिटाइज करना है। आप जब तक इन सारे क्वार्टर्स को मिनॉरिटी सेंसिटाइज नहीं करेंगे, मिनॉरिटी फ्रेंडली पुलिसिंग नहीं होगी, मिनॉरिटी फ्रेंडली जुडिशरी नहीं होगी, तब तक ये मामला, तब तक ये माइंडसेट नहीं बदलेगा। जब तक ये माइंडसेट नहीं बदलेगा, तब तक ये फोर्स कन्वर्जन इश्यू नहीं रुकने वाले आपके मुल्क में। तो कपिल, ये आखिर ये मियां मिट्ठू के ऊपर तो बहुत से केसेस बन चुके हैं, बहुत बार बात हो चुकी है, उसको अरेस्ट क्यों नहीं करते? ये क्या मियां मिट्ठू का इतनी क्या उसका होल्ड है, इतना क्या वो पावरफुल है कि उसके अगेंस्ट ये कुछ कर नहीं पा रहे? सब जानते हैं, हर चीज सामने है, कोई चीज छुपी भी नहीं है, फिर भी ये मियां मिट्ठू आराम से घूम रहे हैं। देखें, मियां मिट्ठू के पास थोड़ा वोट बैंक है उसका अपना। ये मियां मिट्ठू पहले 2008 से लेकर 2013 तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एमएनए भी रह चुके हैं,
उसके बाद ये मुख्तलिफ पार्टीज में शमूलियत करता रहा है, पीटीआई में भी था, उसके बाद अभी ये फंक्शनल लीग के साथ शमूलियत की हुई है इन्होंने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल के साथ है ये। तो कहने का मकसद है कि ये सियासी पार्टियां ये देखती नहीं है कि उनके पार्टी के हिंदू वोटर्स भी हैं, इनके पार्टी के मिनॉरिटी के वोटर्स भी हैं, उसके बावजूद भी सियासी पार्टियां इनको कबूल करती हैं। सियासी पार्टी को वोट्स चाहिए, उनका वोट बैंक चाहिए। दैट्स वाई वो ये ख्याल नहीं करते उनकी पार्टी में इस किस्म के जो मर्ज है, ये तो मैं कहूँ ये मर्ज है, बीमारी है ये। आप अपनी बीमारियों को कबूल करते हैं जिसकी वजह से मुल्क का इमेज खराब होता है, आपके दीन का इमेज खराब होता है ग्लोबली। आप वो चीजें कबूल करने के लिए तैयार है, मगर क्योंकि आपको एक सीट चाहिए, आपको चंद वोट चाहिए, चंद हजार वोटों के एवज आप इस किस्म के मतलब के नफरत वाले फैलाने वाले जो शख्स है, आप उसको अपनी पार्टी में ला देते हैं। और मेरे ख्याल में आरजू, ये शख्स वो हैं जिनके इस खिलाफ मेरे ख्याल में इनके बहुत ही पावर सर्कल्स के साथ बड़े वेल कनेक्टेड लोग हैं, जिसके लिए कोई हाथ नहीं डाल सकता है। मुझे नहीं लगता इसके खिलाफ कोई एफआईआर काटे, कोई थाने के किसी उस जुरिस्डिक्शन के जो एसएसपी होता है या डीपीओ होता है, उसमें अगर इतनी हिम्मत है उस शख्स को गिरफ्तार भी करवा सके, मुझे नहीं लगता। ये इतने पावरफुल अपने हल्के के अंदर है, ये शख्स इतना पावरफुल, अकलियत का बंदा, वहां पर उस पर क्या हालत होती होगी, आप अंदाजा लगाएं। ये एक शख्स है जो आपका जो मशीनरी गवर्नमेंट की वो एक्शन नहीं ले सकती है, तो मिनॉरिटी का बंदा जो हल्के आपका फ्रेम फ्रीज हुआ है शायद कपिल। जी कपिल, आपका फ्रेम फ्रीज हुआ था जी। जी जी। तो मैं कह रहा हूँ आरजू, इस शख्स के बारे में आप ये समझ सकते हैं कि जिसके खिलाफ कोई गवर्नमेंट की जो मशीनरीज है, पुलिस वगैरह, वो एक्शन नहीं ले सकते हैं, तो उस हल्के में मौजूद अकलियत किस हाल में रहती होगी, अकलियत के लिए क्या जुल्म करता होगा वो शख्स। तो आप समझिए ये पावर सर्कल के साथ जितना ये वेल कनेक्टेड शख्स है, इसके लिए मेरे ख्याल में कोई, ये जब तक मैं कहूँ बिल नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं हो सकता है। बिल से भी क्या होगा जब तक वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा। बिल तो ऐसे बहुत से बिल इन्होंने लाए, मुख्तलिफ चीजों के बिल तो ये पास करते रहते हैं, लेकिन उसके बाद उस पर अमल कितना होता है, असल चीज तो ये है। जो लोग रहते हैं पाकिस्तान के अंदर, उनको तमीज सिखाएं, उनकी जहालत को खत्म करेंगे, तब ये बिल किसी काम के होंगे। वरना अगर इस तरह के जाहिल लोग यहाँ ना रहें तो फिर तो बिल की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर बिल लाएंगे भी, उससे भी मुझे नहीं लगता कि ये कुछ खास कर पाएंगे, क्योंकि इन सबके दिमागों में भूसा भरा हुआ है और दिमाग इनके पास है ही नहीं, खाली खोपड़ी और उसके अंदर सिर्फ कचरा भरा हुआ है। लेकिन मुझे ये बताएं लास्ट में कपिल, कि आप लोगों के साथ अगर आप हॉस्पिटल जाते हैं तो क्या सलूक होता है, अगर आप जॉब पे जाते हैं तो लोग आपको किस तरह से आपके साथ ताउन करते हैं या नहीं करते, और या फिर अगर स्कूल में बच्चों का एडमिशन जो है उसमें आपको आसानी रहती है या मुश्किल होती है? क्योंकि पिंडी में, बल्कि सॉरी पिशावर में एक साहब जो थे उनको गोली लगी थी और वो हिंदू कम्युनिटी से थे, तो उनको तो डॉक्टर ट्रीटमेंट नहीं कर रहा था कि ये हिंदू है, मैं हाथ नहीं लगा रहा। इस तरह के तो हमने डॉक्टर पाल रखे हैं यहाँ पर। तो आपको इन तीनों चीजों में, हेल्थ और एजुकेशन और जॉब पे जब आप जाते हैं, तो क्या रवैया देखने को मिलता है? देखें आरजू, ये रवैये अच्छे भी हैं और रवैये बुरे भी हैं। वाकयात यकीनन, इस किस्म के वाकयात यकीनन होते हैं इस सोसाइटी के अंदर। और आप ये समझ लें कि एजुकेशन वगैरह से हवाले से अभी एक अच्छा कदम ये हुआ है, एक गवर्नमेंट ने स्टेप लिया है कि एक यूनिफॉर्म करिकुलम की शक्ल में एक ऐसा करिकुलम बना रहे हैं जिसमें मिनॉरिटीज के जो लोग हैं उनको अपने मजहबी किताबें होंगी, वो पढ़ने की इजाजत होगी। ठीक है, एक तो ये चीज हुई है। जहां तक तो बात है एजुकेशन की, तो मेरे ख्याल में यकीनन लोगों के साथ इस किस्म की तफरीक की जाती है, इम्तियाजसाजी की जाती है, तालीमी इदारों के अंदर भी की जाती है। इस्लामाबाद में एक हमारे साफी दोस्त थे, हिंदू थे, उनके साथ मसला हुआ तो उनके बच्चों को दाखिला नहीं दे रहे थे एक जगह पर, वो दाखिला दी तो उसके बाद वो क्या कहते हैं, उनको मजबूर किया गया कि वो बच्चों के इस्लाम पढ़। उन्होंने बोला कि भाई मेरे बच्चे में कपिल फिर फ्रीज हुआ आपका फ्रेम। सॉरी, आपका फ्रेम फिर फ्रीज हो गया था। जी कपिल, आप कंप्लीट कर लीजिए। हाँ, अब दोबारा ये सिग्नल। जी जी आरजू, मैं कह रहा हूँ कि ये अगेन
सही है? जी, ओके। बीच में फिर जी, रुक गया आरज़ू था। मैं जी, कहूँगा बोलिए। कि ये इस किस्म के जो तालीम इदारों में या हेल्थ सेक्टर में और जो जॉब्स वगैरह में इधर आपको अच्छी तो आरज़ू मैं कहूँगा कि ये इस किस्म के जो हेल्थ में, एजुकेशन में, जॉब्स में वो यहाँ पर लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन तो होती रहती है, अक्सर भी। मैं खुद भी उस चीज़ का शिकार रहा हूँ। मैं खुद जब इस्लामाबाद में पढ़ने आया था, अपनी यूनिवर्सिटी में डिग्री करने के लिए आया था, तो मुझे क्लियरली मेरे फेलो स्टूडेंट ने मुझे क्लियरली कहा था कि चलो तुम काफ़िर हटो यहाँ से, तुम तो जाओ इंडिया में जाओ, भारत में नहीं, इधर क्या तुम्हारा? तो मुझे याद है क्लियर मेरे टीचर थे सर इरफान साहब, तो मैं रो गया था आरज़ू। आई वाज़ जस्ट 20 इयर्स ओल्ड और मैं उस वक़्त रो गया था कि मैं सिंध से तालीम लेने आया हूँ एजुकेशन और उस वक़्त आपका फ्रेम बार-बार कपल फ्रीज़ हो रहा है। हाँ, बोलिए, आप बोलिए, अब अभी शायद थोड़ा ठीक हुआ है। जी, बोलिए। कपिल, आपको आवाज़ आ रही है? अच्छा। सॉरी, आपका जी, फिर आरज़ू मैं मेरे कह ख्याल रहा में था इस कोई। किस्म की जो जी। डिस्क्रिमिनेशन का सामना हमें करना पड़ जी, जी, बोलिए। इतनी देर तक सही चल रहा था। 1 सेकंड मैं वाई-फाई देखूँ दोबारा कि वाई-फाई सही चल रहा था। जी, दोनों को ऑन कर कैसे भी दीजिए, करके छोड़ दूँगा वाईफ़ाई इधर। और डाटा दोनों ऑन कर दीजिए ना, फिर वो सही रहेगा। आ रहा है अब जी, आवाज़? जी, अब आ रही, जी, अब आ रही। जी, बोलिए। जी, आरज़ू देखें इस किस्म की जो डिस्क्रिमिनेशन का हमें बहुत बड़ा सामना करना पड़ता है हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी और से मैं खुद इस डिस्क्रिमिनेशन का शिकार रहा हूँ। जब मैं अपनी मास्टर्स करने के लिए जब मैं इस्लामाबाद में आया था, तो मुझे अपनी क्लास फेलो के साथ भी मेरे क्लास फेलो जो थे लड़के थे, उन्होंने मुझे डिस्क्रिमिनेशन इस तरह की, मुझे कहा चलो काफ़िर तुम जाओ यहाँ से, तुम्हारा क्या तुम जाओ इंडिया में जाओ, इधर क्या तुम लेने आए हो? तुम क्या पढ़ते हो इधर? कहने का मकसद अर्ज़ जब वो चीज़ मैंने अपने मेरे टीचर थे सर इरफान साहब से वो मैंने चीज़ अपना मसला डिस्कस किया था एंड लिटरली मैं रो गया था। अर्ज़ मैं बहुत बुरी तरह रोया था। उस टीचर ने मुझे सँभाला और उस टीचर ने दूसरे दिन जाकर क्लास में बहुत अच्छे तरीके से क्लास को ठीक-ठाक तरीके से समझाया कि भाई ये आपके मुल्क में रहने वाले पाकिस्तानी हैं, ये हिंदू हैं, ये अक़लियत है, ये हमारा ऐसा है। उस टीचर ने फिर बाद में मेरा बहुत ख्याल रखा था और पूरी क्लास में हमेशा मुझे बार-बार पूछते रहते थे कपिल एनी प्रॉब्लम? आपको के साथ कोई मसला तो नहीं है? कोई दोबारा कोई ऐसा वाक़या तो नहीं आ रहा है? ही वुड ऑलवेज़ टेक केयर ऑफ मी। तो कहने का मकसद है कि इस किस्म के आपको इस्लामाबाद वफ़ाक है, दारुल हुकूमत है, वहाँ पर भी इस किस्म के वाक़यात नज़र आते हैं। मैं ट्यूशन्स पढ़ाया करता था, तो मैंने बताया था आरज़ू मेरे लिए गिलास अलग है, मैं टीचर था। तो मेरे लिए क्यों मैं टीचर था और टीचर को हमेशा वो घर में चाय-पानी वग़ैरह पिलाते थे। तो जब वो पिलाते थे, तो एक दिन ऐसा हुआ कि वो टीचर के जो बच्चे था, अक्सर उनकी वालिदा देने आती थी, पानी वग़ैरह, चाय वग़ैरह। तो एक दिन वो छोटा बच्चा था, तो वो उनकी सिस्टर जब मुझे पानी देने आई तो मुझे कहते हैं, "बाजी, सर वाली गिलास लाए।" तो मैंने कहा, "बेटा क्या मतलब?" मैंने कहा, "मेरे गिलास के नाम है?" कि, "नहीं सर, आप हिंदू हैं, मम्मा ने आपका गिलास अलहदा किया हुआ है।" तो आरज़ू ये मुझे इस्लामाबाद पिंडी में इस तरह वाक़या खुद को मुझे फेस करना, मैं किसी और की बात नहीं करता हूँ मैं। तो ये कोई वो नहीं है कि बनी-बनाई कहानी है। तो मैंने वो ट्यूशन मैंने दूसरे दिन छोड़ दी थी। मुझे बहुत मेहनतें की गई, उनके जो लड़के के जो वालिद साहब थे, कहते नहीं सर ऐसी बात नहीं है, आपको गलतफ़हमी हुई है, बच्चा नासमझ होता है। मैंने कहा नहीं सर बच्चा समझदार है, बच्चा झूठ नहीं बोल रहा है। आपके ज़हनों में जब ऐसी कोई नफ़रत निकल जाए, तब आप अपने घर में हिंदू टीचर रखिएगा। मैंने कहा मैं ऐसे मुझे ट्यूशन्स नहीं चाहिए कि जहाँ पर आपके ज़हनों में ये नफ़रत हो और आप मतलब मेरे लिए गिलास और बर्तन आप अलहदा कर दें। फिर मैंने कहा मुझे यहाँ ऐसी जगह पर पढ़ाने का कोई शौक नहीं है। तो आरज़ू ये रोज़मर्रा छोटे-मोटे आपको हज़ारों में मिसालें बता सकता हूँ, जिस तरह मुझे खुद को मैं तो एक मिसाल हूँ और मतलब इस किस्म के हज़ारों हिंदू और क्रिश्चियंस होंगे जिनको अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मैं इस किस्म की मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। ना फ़क़्त ये आरज़ू आपको पता है क्रिश्चियंस के साथ क्या होता है, उनको ये कहकर कोई गिलास में पानी नहीं मिला, हल चल हट, चूड़े हट। उनको क्रिश्चियन को चूड़ा कहा जाता है, उसके साथ कोई पानी पीने के लिए तैयार नहीं होता है क्रिश्चियन के साथ उसी गिलास अपनी गिलास शेयर तक मैंने अपनी गिलास तक नहीं देते उनको, अपना बर्तन तक नहीं देते। तो ये तो आरज़ू हमारे रवैयों के और हमारे ज़हनों के अंदर ये तो चीज़ें हैं और उसको निकलने में बड़ा टाइम लगेगा आरज़ू। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और बहुत मुझे अफ़सोस है और बहुत मैं एज़ अ पाकिस्तानी, एज़ अ मुस्लिम
मैं आपसे और जितनी भी हमारे यहाँ जो भी माइनॉरिटीज हैं उनसे मैं हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ कि हमारी नहीं वजह आरजू, से नहीं और हम लोग आपके साथ ऐसा सलूक करते हैं। यकीन करें, बहुत मुझे शर्मिंदगी है और मैं समझती हूँ कि ये एक नहीं, शर्म का मुकाम है हर उस पाकिस्तानी के लिए, हर उस मुस्लिम के लिए जो थोड़ा सा भी इंसानियत रखता है। यहाँ पे मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कपिल के आपने ज्वाइन किया, एंड आई होप टू सी यू सून अगेन। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कोई बात हो, कोई प्रॉब्लम हो, आपके पास मेरा नंबर है, मुझे कॉल करें, मुझे बताएं, जितना मुझसे हो सकेगा, जितना मैं कर पाऊंगी मैं जरूर करूंगी। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच कपिल। थैंक यू। थैंक यू आरजू, सो नाइस ऑफ थैंक यू, यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।